अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन है तो टेम्परेचर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर रिएक्शन हो रहा है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शन फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन जो होगा फास्ट हो जाएगा, यानी रेट बढ़ जाएगा। क्यों? देखो बताते हैं क्यों। कोई रिएक्शन होता कैसे, हमको ये बताओ। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ना। तो रिएक्शन ऐसे होता है, कोलिजन से होता है। तो कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों के पास एनर्जी होना चाहिए। अगर इसके पास एनर्जी नहीं होगा तो ये अपनी ही जगह पे बैठा रहेगा, इसके पास भी नहीं होगा, अपनी ही जगह पे बैठा रहेगा। तो दोनों टकराएं, और टकराना भी है तो इफेक्टिव कोलिजन होना है। कैसा कोलिजन होना है हमको? इफेक्टिव कोलिजन। तो उसके लिए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा? एनर्जी आएगा जब उसके पास टेम्परेचर हाई रहेगा तो एनर्जी उसके पास ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है मतलब वो गर्म है, हीटेड है, हॉट है। तो हॉट मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, जब इसका टेम्परेचर कम है तो ये अपनी ही जगह पे मतलब कि ये वाइब्रेट कर रहा था तो बहुत छोटा डिस्टेंस पर वाइब्रेट कर रहा था, एम्पलीट्यूड बहुत कम था। लेकिन इसको हम हीट कर दिए तो ये बड़ा वाइब्रेशन करने लगा। इसको और हीट कर दिए, ये और बड़ा वाइब्रेशन करने लगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको भी हीट करेंगे, ये भी वाइब्रेशन करने लगेगा। बड़े लार्ज वाइब्रेशंस होने लगेंगे, फास्ट होने लगेंगे वाइब्रेशंस। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोनों के टकराने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन भी होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो छोटे छोटे वाइब्रेशन करेंगे तो दोनों टकरा नहीं पाएंगे, तो रिएक्शन स्लो होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसको हम लोग ग्राफ है उसके मदद समझते हैं। ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एट टू टेम्परेचर T एंड T+10K। मतलब एक टेम्परेचर है T केल्विन, दूसरा टेम्परेचर है 10 केल्विन ज़्यादा, यानी T+10 केल्विन। तो देखो ये क्या है? ये डेल्टा n/n क्या है? डेल्टा n/n है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल है उसको वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, और एनर्जी को एक्सिस पे दिखाया गया है। एनर्जी तो तुम्हारा टेम्परेचर से बढ़ता है, तो वही हम लोग को देखना है एनर्जी टेम्परेचर से कैसे बढ़ता है। तो ये T केल्विन पे ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, ऐसे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एनर्जी पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एनर्जी ये है। फिर कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कम फ्रैक्शन में है यानी, और ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी कम फ्रैक्शन में है। मतलब बीच में मिडिल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन में, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये है ग्राफ। अब इसमें ये है, एक है ये ET क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी अगर इस एनर्जी से किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल कोलिजन कर पाएगा, यानी इफेक्टिव कोलिजन कर पाएगा। कब? जब उसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तभी कोलिजन कर पाएगा और तभी रिएक्शन होगा। अगर मॉलिक्यूल का थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी होगा तो वो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन नहीं होगा। यानी अगर तुम देखो तो पहला वाला ग्राफ जो है, ये T केल्विन वाला ग्राफ, इसमें इफेक्टिव कोलिजन किसका का होगा? जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी इतना, देखो इतना, ये जो क्रॉस शेडेड है, दो लाइन से शेडेड है, इतना मॉलिक्यूल है, बस इतना मॉलिक्यूल
जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो बस इतना मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे, और ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल यानी बहुत कम मॉलिक्यूल हैं। अब हम टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा दिए। टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा देने से ग्राफ कैसा हो जाता है, ग्राफ थोड़ा फ्लैट हो जाता है, मतलब ये जो है थोड़ा नीचे आ गया, और यहाँ से हाइट बढ़ गया, देखो यहाँ पे हाइट बढ़ गया। अब देखो, अब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स पहले से तो ज़्यादा एनर्जी रख रहे हैं, होना भी चाहिए भाई, टेम्परेचर बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। तो देखो जो मैक्सिमम फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम फ्रैक्शन में इतने मॉलिक्यूल हैं, वो अब पहले से ज़्यादा एनर्जी रख रहा है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है थ्रेशोल्ड से कितने लोगों का ज़्यादा है। तो थ्रेशोल्ड से देखो, अब हम पूरा एरिया को सेट लें, तो अब इतना मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है इतना सब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। ये T+1 T+10 केल्विन वाले ग्राफ में इस कर्व के नीचे जितना एरिया है उतना मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी रख रहा है। पहले इस कर्व के जितने नीचे जितना एरिया था, बस उतना ही मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी रख रहे थे। तो अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इफेक्टिव कोलिजन, यानी जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है वो इफेक्टिव कोलिजन देंगे, तो वो जो फ्रैक्शन है वो बढ़ गया ना। यही हम बता रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, उनका नंबर बढ़ जाता है। मतलब अब ज़्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा लोग कर पाएंगे, तो रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। इस ग्राफ का क्या नाम है? इस ग्राफ का नाम है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर्व। फिजिसिस्ट थे मैक्सवेल। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ फॉर एनर्जी। मैक्सवेल एक फिजिसिस्ट हैं। ये तो थ्योरेटिकल हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन जो कर पाएंगे, वो इफेक्टिव कोलिजन जो कर पाएंगे वो बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन इसको अब हम मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इस इक्वेशन का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन, यही पढ़ने वाले हैं। तुम लोग को एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि रेट कांस्टेंट जो होता है के, मैं किसका बात कर रहा हूँ, रेट कांस्टेंट का। रेट इक्वल टू होता है के इंटू ए, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन है, हम इसका बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट का। रेट कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है? तो हम तुमको उस समय बताया था कि रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है कैटलिस्ट पे। इन दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कैसे डिपेंड करता है? तो इसका मैथमेटिकल एक फार्मूला है रेट कांस्टेंट का, के इक्वल टू ए ई क्या है, नेचुरल नंबर 2.7 इसका वैल्यू होता है, ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ई ए बाई आर टी नेगेटिव में, ये पूरा है पावर में, किसके पावर में है, ई के पावर में, और साथ में है ए, तब आएगा मेरा रेट कांस्टेंट। तो ये देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? दोनों तरफ लगा दो ln, तो यहाँ हो जाएगा ln के, और यहाँ अगर ln लगा दें तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ln a, और e का पावर माइनस ई है, तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, है ना। ये ln दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं ln। तो पहले बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो मल्टीप्लाइड में होता है तो ये क्या होता है बताओ, ए बी का लॉग क्या होता है, लॉग ए बी होता है तुमको लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब दोनों का लॉग को ऐड करना पड़ता है अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ भी ये दोनों, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों का लॉग को ऐड करना पड़ेगा। तो ln हम कर रहे हैं, लॉग नहीं कर रहे हैं, ln लिख रहे हैं। ln क्यों लिख रहे हैं आगे दिखाते हैं तुमको। ln a अब प्लस हो जाएगा ln e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही ना है। ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों चीज़ को एडिशन में कर दिए ln में। अब ये देखो, यहाँ पे इसको देखते हैं,
लॉग ए का पावर बी क्या होता है, बी बाहर आ जाता है ना, तो ये होता है बी लॉग है, बी लॉग है। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ई ए बाई आर टी। ये पावर बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एल एन ई, और एल एन ई का वैल्यू होता है 1। जैसे लॉग 10, लॉग बेस 10 वाला, बेस 10 वाले को लॉग बोलते हैं और बेस ई वाले को एल एन बोलते हैं। तो जब बेस और जिसका लॉग निकाले दोनों सेम रहता है तो वो वैल्यू आता है 1। मतलब अगर 10 का लॉग पता करना और बेस भी 10 है, वैल्यू कितना होगा 1। ई अगर बेस है और ई का लॉग निकालना है तो वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ पे एल एन का मतलब तो बेस ई ही होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा मेरा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों तो एक ही बात है। यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड, ये तो कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, आर कांस्टेंट, और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन, रेट कांस्टेंट। अब इस एल को अगर हम लॉग में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। एल को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 लॉग के, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर टी, दोनों को 2.303 से कर दिए, 2.303 लॉग के, और यहाँ हो जाएगा 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। 2.303 इक्वल टू के इस साइड, ये बड़ा इक्वल टू है तो इक्वल टू के इस साइड 2.303 है, यहाँ भी 2.303 है। 2.303 को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे और फिर दोनों को कैंसिल कर दें तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये कैसे हो बताओ, यहाँ पे जो 2.303 था यहाँ पे 2.3 यहाँ पे नहीं था, तो हम क्या किए, सोचो कि 2.303 से डिवाइड कर दिए हर तरफ, इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ कट गया, इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ कट गया, इसको डिवाइड किया तो ये नहीं कटा, तो यहाँ पे 2.303 रह गया। तो ये लॉग में एक्सप्रेशन है, ये एल एन में एक्सप्रेशन है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन है, तीनों सेम है। हम इसका ग्राफ बना के दिखाते तुमको, इसका लॉग के इक्वल्स टू क्या है, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं लॉग के को, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं 1/t को। तो ये है तुम्हारा y, इसका मतलब ये मेरा हो गया y, और 1/t है x, इसका मतलब ये है x, तो x के साथ होता है m, तो ये पूरा माइनस ए बाई 2.303 आर, ये हो जाएगा m। m मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, और ये है y इंटरसेप्ट लॉग है, तो ये है y इंटरसेप्ट क्या लॉग है, और डाउनवर्ड ग्राफ है जिसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ये स्लोप हो जाएगा ना, एक्स के साथ जो होता है वो m होता है। एक और इक्वेशन इसी से निकलता है, अब इसका डेरिवेशन नहीं देखो, इसको याद कर लेना जो अगला लिखने वाले हैं। इसी से निकलता है एक और एक्सप्रेशन, वो क्या है, log k2 बाई k1 इक्वल्स टू ई ए बाई 2.303 आर 1/t1 माइनस 1/t2। ये क्या है, अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है,
टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। रेट कांस्टेंट दो ही चीज़ पे तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज हुआ, तो टेम्परेचर मैं चेंज कर दिया T2, रेट कांस्टेंट हो गया K2। अब इसको याद रखना है, ये इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि तुमको एक टेम्परेचर दे देगा और रेट कांस्टेंट दे देगा, दूसरा टेम्परेचर दे देगा और दूसरा का भी रेट कांस्टेंट देगा, और तुमको बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। या फिर ये दे सकता है, बोलेगा ये टेम्परेचर निकाल के दिखाओ। तो इस सब में से एक को छोड़ के बाकी सब दे देगा और बोलेगा निकाल के दिखाओ। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर जो T1 है वो पहले है, टेम्परेचर T2 बाद में है। तो जो टेम्परेचर T1 पहले है वो डिनोमिनेट, उसका रेट कांस्टेंट नीचे है, और जो टेम्परेचर T2 बाद में है उसका रेट कांस्टेंट ऊपर में है। तो K2/K1 है और 1/T1 - T2 है, ये भी याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो सारे क्वेश्चन जो हैं बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स हैं, नहीं तो बनाने में बहुत ईजी हैं। यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट K फॉर फर्स्ट ऑर्डर दे दिया है, लेकिन हमको फर्स्ट ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी ऑर्डर है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन भी दे दिया है। रेट कांस्टेंट बोल रहा है 1.6 × 10⁻⁻5, कब 600 केल्विन पे, और 6.36 × 10⁻³ कब 700 केल्विन पे। तो देखो टेम्परेचर जब 600 से 700 हो गया तो ये पहले 10⁻⁵ था, अब 10⁻³ हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ गया। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो यही है, T1 टेम्परेचर ले लो, इसको T1 पे जो रेट है उसको ले लो K1, T2 ले लो इसको, T2 पे जो रेट है उसको ले लो K2। तो K1 आ गया ये, T1 आ गया ये, K2 आ गया ये, T2 आ गया ये। अब कैलकुलेशन करना है कौन सा फार्मूला से, इस फार्मूला से, K2/K1 EA/R 1/T1 EA/2.33R 1/T1 - 1/T2, यही जो फार्मूला हम वहाँ कॉपी में लिखे थे। तो K2 का वैल्यू बिठाओ, K1 का वैल्यू बिठाओ, T1 का वैल्यू बिठाओ, T2 का वैल्यू बिठाओ, सब वैल्यू अगर बैठ जाएगा तो बचेगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल देना है, वो इतना आ गया है। अब इसका कैलकुलेशन तुम देखो कैसे कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे ये कितना, ये देखो 10⁻², इसका तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। ये करीब 4 बार में कटता है, 16 चौक 64, लेकिन एग्जैक्टली 4 नहीं, 3.98 है। फिर अब उसका लॉग, सबका लॉग निकालने आता है ना। अगर मान लो ये 4 होता है, 3.98 को अगर हम 4 भी मान लें तो 400 है, तो 4 × 10⁻² का लॉग कितना हो जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा 2, इसका लॉग हो जाएगा 0.6, है ना। 2.2 + 0.6 यानी 2.6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन ही इसका सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। What it be the energy of activation for a reaction when a change in temperature from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius exactly triples the rate constant, reaction rate constant. (20°C से 30°C, देखो एक टेम्परेचर है मेरे पास 20°C यानी T1, दूसरा टेम्परेचर है 30°C यानी T2। तो सारे टेम्परेचर्स को सेल्सियस में लेना, केल्विन में लेना। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही होना चाहिए। तो दोनों को पहले तो केल्विन में कन्वर्ट कर लो। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करो, तो ये हो गया 293, ये हो गया 303। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जब टेम्परेचर 20 था और अब टेम्परेचर 30 हो गया तो रेट कांस्टेंट 3 गुना हो गया। यानी टेम्परेचर जब 293 था तब मान लो टेम्परेचर के रेट कांस्टेंट था K, जब टेम्परेचर 303 हो गया है ना, 10 केल्विन बढ़ा है।
तो रेट कांस्टेंट पहले का 3 गुना हो गया 3 के। पूछ रहा है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो यही फॉर्मूला लॉग K2/K1 इक्वल टू EA/2.323 यार। 1/T1 माइनस 1/T2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो, इसको तुमको कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं, समझो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या है, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक टेम्परेचर क्या है, T1 क्या है, 298 है ना, 293 है ना, 293 और दूसरा है 303। तो यहाँ पे अगर इसको एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बाई T2 T1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग के अंदर हो जाएगा 3K बाई K इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी तुमको पता करना है। T2 कितना है, 303 माइनस T1 कितना है, 293 बाई 303 इंटू 293। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या है भाई, यह है log 3 इक्वल टू EA/2.303 EA/2.303। आर का वैल्यू क्या लेंगे, आर का वैल्यू बहुत सारा होता है, लेकिन हमको यूनिट ध्यान रखना, हमको यहाँ पे एसआई यूनिट वाला वैल्यू लेना है। एसआई यूनिट में उसका वैल्यू होता है 8.314। ये तो 10 है, 10 बाई 303 इंटू 293। और ये log 3 का वैल्यू कितना होता है, 0.47। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकालना। तो तुमको क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से तुमको टिक करना है। अगर चारों ऑप्शन बहुत क्लोज है तब तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि सब क्लोज है। जैसे मान लो एक ऑप्शन में तुमको 91.1, दूसरा ऑप्शन है 93, तीसरा ऑप्शन है 92, एक है 90। तो सब बहुत क्लोज है, तो हल्का सा ही मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह से है कि एक ऑप्शन है 90 और दूसरा ऑप्शन है 500 और तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 1000, तो इस तरह के ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से तुमको बिना कैलकुलेशन के भी, अंदाज से भी तुम सही आंसर टिक कर सकते हो, है ना। जैसे अगर मान लो ये 0.47 है, तो 0.47 का तुम मान लो 0.5 मान ली, तो वो आधा मतलब 1/2 हो गया। यहाँ पे 2.303, तो इसको कर दो 2.3, इसको भी कर दो 2.3, तो दोनों को थोड़ा घटा दिए। 2.3 और 8.3 को तो मल्टीप्लाई करना आसान है। यहाँ पे 303 है, तो एक काम कर सकते हो, 303 को थोड़ा सा घटा दो, इसको कर दो 300 और इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको कर दो 296। ऐसे ही करते हैं, इसको घटा दी तो 300, इसको कर दिया 296, तो 300 हो गया, तो 2 0 हो गया, यहाँ तो बचा बस 3, ये 296, या फिर इसको भी कर दो 300, तो 300 हो गया क्या, 90,000। तो नंबर जो हैं वो उनको तुम अप्रॉक्सीमेट कर लो, अप्रॉक्सीमेट करके अप्रॉक्स निकाल लो, और अप्रॉक्स में एक्टिवेशन एनर्जी का भी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो। अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के देखो कि किससे ज़्यादा क्लोज है, उसको टिक कर दो। लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना पड़े तब तो मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तुमको टाइम देना पड़ेगा, आधा मिनट 1 मिनट। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे 20 से कर दिया 50, अब बोल रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालो, और बोल रहा है कि रिएक्शन रेट ट्रिपल हो जाता है। रिएक्शन रेट ट्रिपल हो रहा है मतलब फिर वही K और 3K। टेम्परेचर है 20 से 50, तो 20 को तुम अगर केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 प्लस 20 293, और 273 प्लस 50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा शायद,
तो यही वाला तो लगाना है, दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है, दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो दिया हुआ है, ट्रिपल है, तो फिर 3 हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, क्या है, सब में यही क्वेश्चन है। टेम्परेचर पहले था 50, अब है 100। रेट कांस्टेंट पहले था इतना, अब है इतना। तो वही K2/K1 करना है, तो K2/K1 और 1/T1 - T2। T1 कितना लेंगे बताओ? 50 को तुम कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, तो 323, और 100 को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373। निकालो एक्टिवेशन एनर्जी, बैठ कर निकालो, कैलकुलेशन करते रहो। यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, रिएक्शन रेट डबल कर गया, तो K2/K1 का वैल्यू हो गया 2। पहले था 310 केल्विन और अब 10 केल्विन बढ़ाया गया है, इसका मतलब नया वाला टेम्परेचर 320 केल्विन है। 310 में 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो डबल कर जाता है, तो पहले टेम्परेचर था 310, अब हो गया 320, K2/K1 हो गया 2। एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, सेम क्वेश्चन। देखो K2/K1 निकालना है, K2/K1 दिया हुआ है 2, डबल हो गया है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, 320 और 310 टेम्परेचर है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, रिएक्शन रेट फिर डबल कर गया, तो K2/K1 क्या हो जाएगा 2। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर क्या दिया है 27 और 37 सेल्सियस में, दोनों केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 का हो जाएगा 300, 37 का हो जाएगा 310। यही फॉर्मूला है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालें। ये क्वेश्चन क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया हुआ है 69 घंटा 300 केल्विन पे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 300 to 310। डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी, तो पहला तो आसान है, ये तो निकालना आसान है कि पहले टेम्परेचर था 300, अब टेम्परेचर हो गया 310 और रिएक्शन रेट डबल कर गया है, तो वही है K2/K1 2। K2/K1 का वैल्यू क्या हुआ है 2। टेम्परेचर 300 से 310 हुआ है, तो 300 T1 लगाएंगे 300, T2 लगाएंगे 310। एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, देखो एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। दूसरा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब एक्सपोनेंशियल का जो पहले है, तो फॉर्मूला क्या होता है, K होता है E⁻⁸ यही तो सबसे ओरिजिनल फार्मूला है, इसी से तो बाकी सब आया, log K = log A - EA/2.3 या log K2/K1 जो भी है इसी फार्मूला से है, सबसे मेन फार्मूला यही है। तो ये रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये टेम्परेचर, ये ए क्या है। एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सा है, ये वाला, तो एक्सपोनेंशियल के पहले कौन सा टर्म है, ये ए, तो ये जो ए है यही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यही ए है। इसका दूसरा नाम होता है अर्हेनियस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस पूरे इक्वेशन का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन, तो इसका नाम है अर्हेनियस कांस्टेंट। तो हमको ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो हमको एक्टिवेशन एनर्जी पता चल चुका है, हाँ हमको एक्टिवेशन एनर्जी तो पता चल चुका है। हमको किसी भी टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट पता चल जाए, इस टर्म में क्या है, के है, ए है, ई है, टी है, चार ही चीज़ है ना, आर तो कांस्टेंट है, तो ये पता चल चुका है। कोई भी टेम्परेचर ले लेंगे, दो टेम्परेचर है ना हमारे पास 300 और 310, तो इसमें से एक मान लो यहाँ पे क्या है 300 केल्विन पे हमको हाफ लाइफ दिया हुआ है। अब यही तो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, हाफ लाइफ होता है 0.693/K, तो 0.693/K है हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगा K, ये आ गया मेरे पास K, ठीक है। K है तुम्हारा आवर इन्वर्स में, क्योंकि हम आवर में ही लिए हैं, आवर को हम मिनट सेकंड में चेंज ही नहीं किए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा, तो आवर में ही K आ गया मेरा आवर इन्वर्स। K का यूनिट क्या होता है, सेकंड इन्वर्स होता है ना फर्स्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे मतलब टाइम इन्वर्स, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा आवर इन्वर्स K का वैल्यू, K का यूनिट। K का वैल्यू लगाएंगे, टेम्परेचर क्या लेंगे, जिस टेम्परेचर पे वो हाफ लाइफ था उस वही तो टेम्परेचर लेंगे, तो 300 लेंगे। तो देखो इसी इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आता है, ln K = ln A - EA/RT, हम पहले बता चुके हैं, ln K = ln A - EA/RT। 2.303 नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि ln ले रहे हैं, log नहीं ले रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ln 0.01 ln है माइनस ये पहले ही आ चुका है मेरा, ये किलो जूल में आया था RT। ln में नहीं होगा तो log में कन्वर्ट कर सकते हैं। log में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ log लिख दो, यहाँ भी log लिख दो, यहाँ पे 2.303 से भी डिवाइड कर दो, एक और टर्म आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तब ये log हो जाएगा, ये भी log हो जाएगा। अब फिर एंटी लॉग निकाल लो, एंटी लॉग का वैल्यू तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। रेट कांस्टेंट इतना है 30 डिग्री पे, इतना है 40 डिग्री पे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, निकल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इतना है, रेट कांस्टेंट इस टेम्परेचर पे इतना है, कैलकुलेट ए। अब यहाँ पे हमको एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और अरेनियस कांस्टेंट निकालना है, ए निकालना है। तो यही वाला लगाएंगे, कौन वाला, ये लगाएंगे, log के इक्वल टू log ए माइनस ये बाई 2.303 RT। टेम्परेचर लिखेंगे 313, R एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ए निकल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डू रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग ए मिनिमम एनर्जी विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी के बाद इफेक्टिव कोलिजन होगा, उस मिनिमम एनर्जी के पहले इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तो उस मिनिमम एनर्जी के बाद जो इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उतना एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ जाता है। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल हो जाते हैं, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ जाता है, तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है क्योंकि कोलिजन अब ज़्यादा होने लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई रिएक्शन हैविंग हाई मॉलिक्यूलरिटी आर लेस ऑब्जर्व्ड। हाई मॉलिक्यूलरिटी मतलब जिसमें ज़्यादा कोलिजन हो। आप बताए थे मॉलिक्यूलरिटी 3 होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता है। रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द मॉलिक्यूल कोलाइड, चांस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ और आयन टू कोलाइड साइमल्टेनियसली आर लेस। मतलब एक ही समय पे, एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे एक साथ मॉलिक्यूल को कोलाइड करना है, सारे को, तो 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, इसका तो प्रोबेबिलिटी है। 4 मॉलिक्यूल एक ही जगह पे कोलाइड करें, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 ही होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन वेरीज। देखो ये लॉग के इक्वल टू कांस्टेंट माइनस, ये तो हमको पता ही है भाई, इसमें क्या बता रहे हो, कांस्टेंट क्या है बताओ, लॉग ए। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाते हैं लॉग के और 1/t का, तो स्लोप आता है मेरा इतना, और तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, तो हमको तो पता है भाई स्लोप कितना होता है, ये बाई -2.303 यार, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हम पढ़े हैं कि जब log k का ग्राफ 1/t से बनाओ तो उसका स्लोप होता है इतना, और उसका y इंटरसेप्ट होता है log a होता है y इंटरसेप्ट, और ये होता है स्लोप। तो स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो, बाकी आगे पढ़ेंगे।